नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान का जो सेट नंबर तीसरा है 2024 348 जीआई कोड नंबर है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द ही ये मैं पूरा का पूरा सेट समाप्त कर दूंगा। बस आप हमारा वीडियो पर डे देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको जो है पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उनके उत्तर समझ में आ सकें। ठीक है, तो आप देखेंगे अच्छी तरह से, आपको समझ में भी आएगा। तो चलते हैं हम बिना ही देरी की अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक का क्या कह रहा है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला जायांग, दूसरा है पुमंग, तीसरा है परागकोश, चौथा है टेपिटम। तो आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी है, जायांग जो होता है यह स्त्री यानी मादा जनन अंग होता है पुष्प का। ठीक है, तो देखिए पहला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। खा नंबर कह रहा है, पुरुष जनन अंग यानी पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। पहला है ऑप्शन में एक जोड़ी, दूसरा है एक यानी कि मतलब पहला है एक, दूसरा है एक जोड़ा, तीसरा है दो जोड़े और चौथा है तीन जोड़े। तो आपको पता भी है एक जोड़ा होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ा होते हैं जो वृषण होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब दो। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल सही है, आंसर दूसरा है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास ग नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर ग नंबर है MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। MRI का है, MRI का जो पूरा नाम है वो क्या है? पहला है हमारे पास मेनाफेजिक मेना नहीं है, मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये पहला ऑप्शन में है। दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और तीसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी और चौथा ऑप्शन में है मेटोफेजिक रियो इमेजिंग। तो आपको पता भी होगा जो MRI है उसका पूरा का पूरा जो नाम है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर में। घ नंबर कह रहा है, दांत कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला है बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा आशु गुणिता, तीसरा विलोपन और चौथा है स्थानांतरण। तो जो दांत कोशिका अरक्तता होती है वो बिंदु उत्परिवर्तन रोग है। किस प्रकार का? बिंदु उत्परिवर्तन। इसके बाद हमारे पास है दो का कह रहा है, डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। आंसर में है 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त, जो 21वीं जोड़ी होता है ना, 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी? क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। खा नंबर में कह रहा है, दूसरे खा कि स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो उसका नाम क्या? आंसर में निरोध है। क्या है? निरोध यानी कॉन्डोम जिसे बोलते हैं। फिर कह रहा है दूसरे ग नंबर कह रहा है, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो आंसर में है राइबोस शर्करा होती है। RNA में कौन सी होती है? राइबोस शर्करा होती है। जबकि DNA में कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। इसके बाद घा नंबर दूसरे घा है, नर युग्म कोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो आंसर क्या है? लघु बीजाणु धानी। किस में होता है? लघु बीजाणु धानी में ही लघु बीजाणु बनते हैं, जो हमारे पास परागकण वगैरह होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरे का अंग कह रहा है, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो आंसर में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन कोशिका द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। यानी कि मतलब क्या इसका आंसर? इसका आंसर है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर कह रहा है तीसरे का कह रहा है, पीयूष ग्रंथि के दो कार्य लिखिए। क्या कह रहा है? पीयूष ग्रंथि के दो कार्य लिखिए। तो पहला है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। पहला काम क्या है? जो शरीर में शर्करा होती है ना उसके स्तर को क्या करना? नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। दूसरा विकास और प्रजनन को भी क्या करना? नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल। इसके बाद है हमारे पास खा नंबर कह रहा है,
यानी कि मतलब खा नंबर कह रहा है पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो पर निषेचन क्या होता है? जब हमारे पास नर व मादा युग्मक अलग अलग जनक उत्पन्न करते हैं, जब है नर व मादा युग्मक जो होते हैं अलग अलग जनक उत्पन्न करते हैं, जनक जो होते हैं ना, जनक उत्पन्न करते हैं, इस कारण दो जनकों की आवश्यकता होती है। इस कारण क्या होती है? दो जनकों की आवश्यकता होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें विभिन्नता अधिक उत्पन्न होती है। किसमें? पर निषेचन। विभिन्नता भी क्या होती है? ज्यादा उत्पन्न होती है, वेरिएशन यानी विभिन्नता। जैसे उदाहरण है मनुष्य, जो मनुष्य में क्या होता है? पर निषेचन। ठीक है। ग नंबर कह रहा है, ग नंबर कह रहा है अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनिषेक जनित फल होते क्या हैं, तो आपको पता भी होगा। ये वे फल होते हैं जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं। किस किस के? बिना निषेचन के, और इनमें बीज भी नहीं होते। आप पहचान कर सकते हैं जिनमें बीज ना हो वो क्या होते हैं? अनिषेक जनित फल होते हैं। उदाहरण में जैसे केला है, अंगूर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक उदाहरण पूछा है, आपको एक लिखना है। घ नंबर कह रहा है उन्नायक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। उन्नायक के दो कार्य बताइए। तो उन्नायक के दो कार्य क्या है? उन्नायक का पहला देखिए, पहला काम क्या है? उन्नायक डीएनए अनुक्रम है। उन्नायक क्या होता है? डीएनए अनुक्रम है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? जुड़ता है। और दूसरा क्या है इसका कार्य? यह ट्रांसक्रिप्शन यानी कि मतलब अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कारकों और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का क्या करता है? काम भी करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके बाद कह रहा है अंगा नंबर यानी तीसरे का अंग कह रहा है मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है? हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? वर्णांधता। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। हीमोफीलिया क्या और वर्णांधता क्या है, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा वहां जाकर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चौथे का कह रहा है मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर में पहला क्या है? पहला कारण है धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी या बीड़ी के सेवन से मुंह, गले, फेफड़े का कैंसर होता है। यह ध्यान में रखिएगा। दूसरा है तनावग्रस्त रहना, पूरी नींद न लेना, मोबाइल यानी मोबाइल है लिखा है, मोबाइल आदि का अधिक प्रयोग करने से क्या होता है? मस्तिष्क का भी कैंसर होता है। आपको पता भी होगा, यदि आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोते हैं, तो आपको जो है ब्रेन कैंसर जरूर हो सकता है। यदि इसलिए भाई कि आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से नींद लेना है, या पढ़ाई भी करना है नींद लेने के साथ साथ। ठीक है, पढ़ाई भी आपको करना है, पढ़ाई करने के बाद आपको नींद लेना ही लेना है, नहीं तो क्या होगा? मस्तिष्क का कैंसर हो जाएगा। आप भरपूर नींद नहीं लोगे तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है। और तीसरा क्या है? तंबाकू, सुपारी, गुटखा, शराब के सेवन से भोजन नली, जो भोजन की नली होती है, तालू और जीभ का भी क्या होता है? कैंसर होता है। इसके बाद देखिए जो चौथे खा कह रहा है ना, चौथे का खा है वो क्या? सेट चौथे खा कहाँ आपको मिलेगा? सेट दूसरे का प्रश्न 5 का खा देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा जो चौथे का खा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो प्रश्न है। इसके बाद हमारे पास है चौथे का ग कह रहा है BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखिए। सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखना है और लिखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए आंसर में BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पर लिखा है। तो देखिए ये होता क्या है? रासायनिक उर्वरकों में यानी फर्टिलाइजरों में मुख्य रूप से यूरिया होती है और अमोनियम सल्फेट आदि का क्या होता है? प्रयोग होता है। फिर लिखा है जल में शैवाल की वृद्धि होती है। आपको पता भी होगा जल में काई होती है, वही हमारी क्या होती है? शैवाल है, उसमें वृद्धि होती है जल में। और शैवाल के मरने पर यह बैक्टीरिया जो होते हैं द्वारा सड़ता है। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है? सड़ता है। कौन? शैवाल। क्योंकि शैवाल कहाँ पर होते हैं? पानी में होते हैं, जल में होते हैं। और सड़ता किसके द्वारा है? सड़ता भी इसी के द्वारा है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा सड़ता है जब ये मरता है। तो ठीक है, तभी तो गंध आती है, पानी खराब हो जाता है। फिर लिखा इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है ना, होता है। जो इस सड़न प्रक्रिया जो होती है, सड़न प्रक्रिया में किसका? जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुले O2 की मात्रा कम हो जाती है। जब O2 की मात्रा कम हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? BOD कहा जाता है। क्योंकि मांग होने लगती है फिर किसकी? O2 की मांग होने लगती है। क्योंकि मात्रा कम हो रही है तो मांग बढ़ेगी O2 की, यानी BOD उसी को कहते हैं। जब O2 की मांग बढ़ने लगे उसी को क्या कहते हैं? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो रही है ना, उसकी मांग हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है
चौथे का घा कह रहा उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए कि उत्पादकता है क्या। तो देखिए उत्पादकता क्या है कि आपको पता भी हो, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में होने वाली जैव भार वृद्धि को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। यानी 100 आदमी अगर कहीं है किसी भी क्षेत्र में, अगर वहीं पर धीरे धीरे 200 आदमी हो जाएंगे एक साल में, तो जितना उनके भार में वृद्धि हो जाए ना, उसी को कहते हैं उत्पादकता। क्योंकि अगर 100 रहे होंगे, पहले मान लीजिए 100 व्यक्ति रहे हैं और सभी के सभी 1-1 केजी के रहे होंगे, ठीक है। अगर वहीं स्थान पर 200 व्यक्ति हो जाएं, ठीक है, एक साल बाद, तो वजन कितना बढ़ जाएगा, 100 केजी बढ़ जाएगा ना, उसी को कहते हैं उत्पादकता। यानी जितनी भार में वृद्धि हो उसी को कहते हैं उत्पादकता, ठीक है। उत्पादकता के प्रकार जो होते हैं, पहला प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा द्वितीयक उत्पादकता, तीसरा शुद्ध उत्पादकता। लेकिन मुख्य रूप से दो ही पूछे जाते हैं, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। तो लिखा है पारिस्थितिकी में पौधों जैसी स्वपोषी जीवों की उत्पादकता को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता, और जानवरों जैसी विषमपोषी जीवों की उत्पादकता को क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। दोनों इसमें इसी की परिभाषा लिखी है। प्राथमिक उत्पादकता कौन होते हैं, जो हमारे पास स्वपोषी जीव होते हैं, और द्वितीयक उत्पादकता कौन होते हैं, जो जानवर हो वगैरह होते हैं। ये द्वितीयक उत्पादकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वें का कह रहा है न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा सेट नंबर दूसरे का। आप क्या करिएगा, चौथे का घा देखिएगा, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा जो सेट नंबर दूसरे में। खा कह रहा संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए, तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सेट नंबर दूसरे का प्रश्न 9 का अथवा का दूसरा देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। ग नंबर कह रहा समझातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तो यह भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सेट नंबर 1 है, 1 का प्रश्न 5 का देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है घ नंबर कह रहा 5वें का घ अंतःगर्भाशय वीर सेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं, और इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आंसर में आपको लिखना क्या है, किसी पुरुष के वीर्य में यदि शुक्राणुओं की संख्या क्या है, कम है, तो पुरुष का वीर्य निकाल कर प्रयोगशाला में इसमें से शुक्राणु पृथक कर लिए जाते हैं, यानी अलग कर लिए जाते हैं। किससे, जो हमारे पास वीर्य होता है सीमेन से शुक्राणु अलग कर लिए जाते हैं, और इन शुक्राणुओं का संसाधन करने के पश्चात यानी बाद महीन कैथेटर लिखा है, क्या लिखा है, कैथेटर द्वारा स्त्री के गर्भाशय में उस समय पहुंचाया जाता है जब स्त्री के अंडाशय में अंडोत्सर्ग के लिए क्या हो जाए, तैयार होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब तैयार होते हैं अंडाशय में, अंडाणु जो होते हैं ना, वो अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए, ठीक है। जब अंडाशय से अंडाणु निकल कर कहाँ पहुंच जाए, यानी निकल आए, यानी कि अंडाशय जब अंडाणु निकल आता उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है, के लिए क्या हो, जब तैयार हो तभी ये क्रिया होती है। इसके बाद हमारे पास है छठवें का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आंसर में क्या लिखना है, देखिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत जो है किसने दिया था, सबसे पहले आपको जानना, सटन एवं बोवेरी ने। किसने दिया था, सटन एवं बोवेरी ने दिया था। फिर इसमें क्या लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र भी, जो गुणसूत्र होते हैं ना हमारे क्रोमोसोम, गुणसूत्र भी जीन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, जो जीन होते हैं, जीन, ठीक है, उनकी तरह व्यवहार करता है। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि को समझाया है, क्योंकि क्रोमोसोम की जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम, यानी कि मतलब गुणसूत्र क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की गतिविधि को भी क्या किया, समझाया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने बताया कि जो जीन होते हैं ना, जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जीन जो है युग्म के रूप में होते हैं, उसी प्रकार गुणसूत्र भी युग्म के यानी जोड़े में पाए जाते हैं। जीन भी जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, इसका में के रूप में पाए जाते हैं। फिर लिखा है तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है, विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जोड़े में क्या, ये दोनों के दोनों क्या है, गुणसूत्र है, यह भी गुणसूत्र है, यह भी गुणसूत्र है, दोनों जोड़े में है ना, यह भी गुणसूत्र है, यह भी गुणसूत्र है, दोनों जोड़े में है कि नहीं, जोड़े में है। यह जीन है, यह भी जीन है, यह भी जीन है, ये सभी क्या है, जीन है। ये भी एक जोड़े में, यह भी एक जोड़े में है। यानी जीन जो होते हैं ना, जीन गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जीन जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं।
ये हमारे पास ध्यान में रखना है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होता है लंबा पौधा, और कैपिटल टी का मतलब होता है क्या, लंबा पौधा। दोनों का मतलब क्या होता है, लंबा पौधा होता है। ठीक है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, छठवें का हमारा खा कह रहा है मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, इसका महत्व का वर्णन। तो देखिए आंसर में लिखना है, जैव प्रौद्योगिकी मानव कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भैया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अपने अस्तित्व के बाद से इसने मानव जाति में क्रांति क्या कर दी है, ला दी है। कौन, यही बायोटेक्नोलॉजी। ये मानव कल्याण और उनकी स्वस्थ आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत योगदान देती है। तो पहला क्या 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 है इसका महत्व, पहले किस में महत्व है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरा चिकित्सा में भी जैव प्रौद्योगिकी का महत्व है, तीसरा वनस्पति और जीव जंतुओं में जैव प्रौद्योगिकी, चौथा पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये सभी क्या इनमें महत्वता है, यानी इसका महत्व इनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये क्या, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा मानव कल्याण में महत्व है। देख सकते हैं, कृषि में, चिकित्सा में, वनस्पति जीव जंतुओं में, और पर्यावरण में भी। इसके बाद है ग नंबर, जैव विविधता को सह विलुप्तता यानी सह विलुप्तता जैव विविधता को सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर में लिखना, जैव विविधता क्षति के चार मुख्य कारण होते हैं। कौन, चार। पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, आवासीय क्षति तथा विखंडन। इसमें लिखना है, आवासीय क्षति जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। किन, ये जो है ना आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये किसके लिए मुख्य कारण है क्षति का, यह है जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। किसके, जंतु जो होते हैं और पौधे, इनके विलुप्तीकरण का मुख्य कारण होता है ये ध्यान में रखना है। दूसरा अतिदोहन और तीसरा असह विलुप्तता। दोनों का जो आंसर ना है वो कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है चौथा, विदेशी जातियों का आक्रमण। चौथा क्या, विदेशी जातियों का आक्रमण। इसमें क्या लिखना है, जब बाहरी जातियां जो होती हैं अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्तता का कारण बन जाती हैं। अगर मान लो कोई भी चीज़ है, अगर मान के चलिए कोई आप मछली जो है विदेश से ला रहे हैं, और अपने देश में जब लाएंगे तो आप यदि मान के चलिए किसी तालाब में आप छोड़ देते हैं, तो वो जो मछली आप लाए हैं ना, वो मछली अगर दूसरी मछलियों को हानि पहुंचाने लगेगी, तो ठीक है, तो वहाँ पर आपके तालाब में मछलियाँ मरने लगेंगी, यानी कि मतलब उनका शिकार होने लगेगा, विलुप्तता आने लगेगी। ठीक है, तो बस वही यहाँ पर लिखा भी है। यदि आप बाहर से कोई लाएंगे और ला करके अपने यहाँ मान लीजिएगा छोड़ देंगे, तो यदि वो नुकसान पहुँचाए तो वो किसका कारण बनेगी, सह विलुप्तता का कारण बनेगी। ठीक है, इसके बाद है एक ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवें का जो है घ नंबर कह रहा है, छठवें घ, प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरणों सहित प्रकाश डालिए। उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। तो देखिए आंसर में क्या है, कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। किसमें अहम भूमिका निभाते हैं, कवक जो होते हैं। तो देखिए पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम कवक से बनता है, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, यह एंटीबायोटिक दवाओं की जो होती है, एंटीबायोटिक दवाओं की पहली दवा भी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद और इसके आगे देखते हैं। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रेमाइसिन है ना, रेमाइसिन जो होता है ये म्यूकर रेमिनियनस कवक से बनता है। ये किससे बनता है, ये जो प्रतिजैविक जो होती है ना, ये किससे बनता है, किस कवक से, ये रेमाइसिन जो होती है वो उस कवक से बनती है जिसका नाम है देखिए म्यूकर रेमिनियनस कवक है, जिसका इसका नाम है। ठीक है, बहुत कठिन नाम होते हैं कवक के। और दूसरी कौन सी हमारे पास है प्रतिजैविक, जिसका नाम है कंपेसिट्रन। ठीक है, ये किस कवक से बनती है, सैलियोटा कंपेसिट्रस कवक से बनती है, यह भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद है यह एक भी प्रतिजैविक है जिसका नाम है
फ्यूमोगैलिन, क्या नाम है, फ्यूमोगैलिन। और ये किससे बनती है, स्पर्जिलस फ्यूमीगेटेस, ठीक है, कवक से बनती है। इसके बाद हमारे पास एक औषधि और है यहाँ पर, यानी प्रतिजैविक, इसका नाम है एस्परगिलस। क्या नाम है, एस्परगिलस। ये किससे बनते हैं, टेरेस कवक है, टेरेस स्परगिलस टेरेस है, जो है कवक से क्या बनता है, ये जो क्या बनता है, इससे ये कवक का नाम, ये किसका नाम है, ये कवक का नाम है। इससे क्या बनती है, लोवा स्टैटिन, क्या बनती है, लोवा स्टैटिन बनता है। ये ध्यान में रखना है, जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल कम करने में किया जाता है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है टालीपोक्लेडियम, ठीक है, इन्फ्लेटम कवक से साइक्लोस्पोरिन बनता है। क्या बनता है, साइक्लोस्पोरिन बनता है, जिसका उपयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में भी किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी जो प्रतिजैविका है ना, इनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और किन से बनता है, किस कवक से बनता है, यह भी आपको रटना ही पड़ेगा। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होते हैं, आपको नाम याद करना ही करना पड़े, कैसे भी याद करिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बस आप आज हमारा यहीं पर टॉपिक समाप्त होता हुआ। इसके बाद मैं इसका जो सेट नंबर 3 इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। बस आपको क्या करना है, ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कर देना। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।